आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में रेड अलर्ट, दिल्ली में झमाझम बारिश, जाने यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम। महादेव पीक पर 6 आतंकी, अमेरिकी हथियार और ऑपरेशन महादेव पर बड़ा खुलासा। भीलवाड़ा में भारी बारिश से तिलसुआ महादेव क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात, मंदिर परिसर में 4 से 5 फीट पानी। लोकसभा में कैसे कमजोर पड़ गई विपक्ष के आक्रमण की धार। डिंपल यादव पर मौलाना की टिप्पणी, भड़की योगी की मंत्री, बोली सियासी फायदे के लिए पत्नी के अपमान पर मौन अखिलेश। जांच प्रक्रिया में भाग लेने के बाद अब कैसे चुनौती दे सकते हैं, कैश कांड में जज यशवंत वर्मा से सवाल। एक फोन कॉल सार्वजनिक करने से अचानक बढ़ा तनाव, थाईलैंड कंबोडिया जंग से निकले कई सबक। गाजा में भुखमरी को लेकर ट्रंप ने खारिज किया नेतन्याहू का दावा, कहा इसे झुठला नहीं सकते। पॉलिटिकल कहानियों पर भारी पड़ा प्यार, सैयारा ने 10 दिन में द केरला स्टोरी को छोड़ा पीछे। और 5वें टेस्ट से शार्दुल अंशुल होंगे बाहर, बुमराह सिराज पर थकान हावी। देश के कई राज्यों में मानसून कहर बरसा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर राजस्थान के कुछ जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 5 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुए हैं। साथ ही मालाबार तट पर भी भारी से भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। पूरे इलाके में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार का नाम शामिल है। इन जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। पहलगाम अटैक के 3 गुनहगारों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हासिम मूसा समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अब उसी महादेव ऑपरेशन को लेकर जांच एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ में लगी है। इसके मुताबिक महादेव पीक पर 6 आतंकियों का जमावड़ा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र के मुताबिक जहां पर 28 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था, वहां पर करीब आधा दर्जन आतंकियों को अपना ठिकाना बनाया गया। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक महादेव पीक पर छिपे ये आतंकवादी बड़ी आतंकवादी साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में 4 महीने से अधिक समय से थी। इससे संदेह गहराता जा रहा है कि उन्होंने घुसपैठ कर इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इसके अलावा पहलगाम बैसरन घाटी में मौजूद ओवरग्राउंड वर्करों के एक ही नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले के आतंकी ग्रुप को बड़ी मदद पहुंचाई थी। खुफिया सूत्रों ने बताया कि महादेव पीक पर मौजूद आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था और ये वही ग्रुप था जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों और महादेव पीक पर सक्रिय आतंकियों को एक ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क से लॉजिस्टिक और अन्य सहायता प्रदान की गई थी। यह नेटवर्क पहलगाम हमले के बाद भी सक्रिय रहा और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने, रसद और हथियार मुहैया करवाता था। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद इन आतंकियों को सुरक्षित स्थान में रोकने की और रसद मुहैया कराने की व्यवस्था इसी ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क ने की थी। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने इस ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी। पेशेवर तरीके से हाइड आउट बनाने, हथियार रखने और हाई प्रोटीन डाइट सोर्स की भी इन्हें ट्रेनिंग मिली थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 10 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया जो अलग अलग इलाकों में थे।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिचौलिया उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिलस्वा महादेव मंदिर में रविवार देर रात से ही हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। तिलस्वा कस्बे से होकर गुजरने वाली एरू नदी का जलस्तर 8 फीट तक पहुंच गया है, जिससे मंदिर परिसर सहित आसपास की सड़कों पर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंदिर में भरे पानी के कारण भक्तों को पूजा अर्चना करने में कठिनाई हो रही है। तिलस्वा महादेव मंदिर मेवाड़ का एक प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक केंद्र है, जहां श्रावण मास में हर सोमवार को हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। रविवार रात से जारी तेज बारिश के कारण मंदिर पहुंचने वाले सभी मार्ग बंद हो गए, जिससे भक्तों की आस्था पर पानी फिर गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोमवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की, वहीं कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने सरकार पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर वार शुरू कर दिया। विपक्ष पूरी ताकत के साथ सरकार पर आतंकी हमलों को लेकर वार कर रहा था। यह महज एक संयोग था, लेकिन इसने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विपक्ष के हमले की धार को कुंद कर दिया। बहस की तैयारी के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने में विफल रहने के लिए सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रही थी विपक्ष। सोमवार को श्रीनगर के पास एक मुठभेड़ में सुलेमान सहित 3 कथित आतंकियों के मारे जाने से सदन में विपक्ष के हमले की धार धीमी पड़ गई। सुलेमान को पहलगाम नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता है। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद की टिप्पणी मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुप्पे पर भाजपा ने निशाना साधा। महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिला सम्मान के खिलाफ मौलाना की टिप्पणी पर सपा अध्यक्ष की चुप्पी साबित कर रही है कि वो वोट के लालच में उनकी पार्टी किसी भी हद तक गिर सकती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली की मस्जिद में हुई बैठक के बाद कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने डिंपल यादव को राजनीतिक हिंदू महिला कहकर उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह एक महिला सांसद की ही नहीं बल्कि भारतीय नारी और संस्कृति पर भी हमला था। वोट के खातिर महिला अस्मिता से समझौता सपा के राजनीतिक स्वार्थ को दर्शाता है। मौर्य ने कहा कि हमारी और डिंपल की विचारधारा भले ही अलग हो, लेकिन महिला के अपमान भाजपा को स्वीकार नहीं। इस पर अखिलेश का मौन क्या इस सोच की सहमति है कि सपा में महिलाओं की गरिमा अब मौलवी तय करेंगी। ये भी साफ हो रहा है कि वह तालिबानी मानसिकता वालों के इतने बड़े समर्थक हैं कि सियासी फायदे के लिए अपनी पत्नी के अपमान पर भी मौन है। सपा में भी साहस नहीं है कि वह अपनी सांसद की मर्यादा की रक्षा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा इन हाउस जांच रिपोर्ट के खिलाफ दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़े सवाल किए। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा से सवाल किया कि जब उन्होंने इन हाउस जांच प्रक्रिया में भाग लिया तो अब वे उसे कैसे चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि उन्होंने उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग कैसे की, जबकि उन्होंने स्वयं उस जांच प्रक्रिया में भाग लिया था। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है। यह रिपोर्ट केस एट होम स्कैंडल में उनके खिलाफ आरोपों की पुष्टि करती है। शक्तिशाली आर्थिक संगठन आसियान के 2 सदस्य देशों थाईलैंड और कंबोडिया में हफ्ते भर से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों में 95% से ज्यादा आबादी बौद्ध है। दोनों के हित एक से हैं। फिर भी लगातार जारी गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 21 सामान्य नागरिक और बाकी सैनिक हैं। फिलहाल आसियान की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया की पहल पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच युद्ध विराम के लिए प्रारंभिक स्तर की बातचीत हुई है, लेकिन यह कितनी कारगर हो पाती है यह तो समय ही बताएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक का श्रेय खुद लेते हुए कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों से फोन पर उनकी वार्ता अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बातचीत पर राजी हो जाने के बयान दोनों तरफ से आ गए।
उनके मुताबिक इसमें मुख्य भूमिका व्यापार रोक देने की उनकी धमकी थी। बहरहाल शनिवार के दिन दोनों प्रधानमंत्रियों से ट्रंप की बात हुई और रविवार का दिन सबसे भयानक बमबारी वाला साबित हुआ। इससे पहले ट्रंप भारत, पाक और ईरान इजराइल टकराव सुलझाने का श्रेय ले चुके हैं, भले ही इसमें शामिल पक्ष उनके दावे से राजी हो या ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी में भूखमरी को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दावों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने हाल ही में दावा किया था कि गाजा में कोई भूखमरी नहीं है, जिसे ट्रंप ने झूठा और अस्वीकार बताया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान मीडिया से बात में ट्रंप ने कहा कि गाजा में जो हालात हैं वो दिखते हैं। बच्चों की हालत देखी है आपने, वहां सचमुच भूखमरी है, आप इसे झूठा साबित नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा में खाद्य सहायता भेजेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि मानवीय सहायता वितरण में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत खाद्य सामग्री है, हम उसे वहां भेजेंगे। हमें वहां की बाधाएं हटानी होगी, चाहे वो हमास ने लगाई हो या किसी और ने, वो लाइनें हटानी होगी। वहां खाने का भंडारण तो है, लेकिन लोग चीख रहे हैं क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा। ट्रंप की ये टिप्पणी नेतन्याहू के रविवार के बयान के ठीक विपरीत है, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री यरूशलेम में एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि गाजा में कोई भूखमरी नहीं है, हमारा युद्ध लक्ष्य बंधकों की रिहाई और हमास की सैन्य व प्रशासनिक क्षमताओं का पूर्ण विनाश है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा का क्रेज थिएटर्स में जो कमाल कर रहा है उसे बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। स्क्रीन पर डेब्यू कर रहे दो एक्टर्स की फिल्म आज के दौर में भी ऐसा कमाल कर सकती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सैयारा ने ये भी दिखा दिया कि सीरियस तरीके से ट्रीट की गई एक इमोशनल लव स्टोरी जिसमें अच्छा म्यूजिक हो आज भी जनता में अलग लेवल की दीवानगी जगा सकती है। ऐसी दीवानगी जो किसी भी नए फॉर्मूले पर भारी पड़ सकता है। पहले हफ्ते में शानदार कमाई के साथ सैयारा ने दूसरे हफ्ते की ऐसी दमदार शुरुआत की कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी पॉलिटिकल नैरेटिव वाली सरप्राइज हिट्स भी इससे पीछे छूट गई। पहले हफ्ते में 175 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन करने के साथ सैयारा ने दिखा दिया कि ये लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहने वाली है। शुक्रवार को सैयारा ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत 18.5 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ की। शनिवार को फिल्म ने 45% से ज्यादा का शानदार जंप लिया और 27 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। रविवार को सैयारा का क्रेज एक बार फिर सरप्राइज करता नजर आया। अब ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुमान बताते हैं कि फिल्म ने अपने दूसरे संडे को करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, यानी प्रतिदिन कलेक्शन के मामले में सैयारा का दूसरा रविवार केवल पहले रविवार से कम, जब फिल्म ने 35.75 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया था। इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट को शानदार ढंग से ड्रॉ कराने के बावजूद भारतीय टीम को 5वें टेस्ट में आदर्श प्लेइंग 11 की तलाश है। 5 मैचों की सीरीज का अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से द ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम प्रबंधन गेंदबाजी संयोजन में परिवर्तन कर सकता है। बल्लेबाजी में 8वें क्रम तक गहराई देने के लिए एक विशुद्ध गेंदबाज को बाहर बिठाने के निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। चोटिल ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शामिल किए गए शार्दुल ठाकुर से सिर्फ 11 ओवर फेंकवाने की भी आलोचनाएं हो रही है। शार्दुल इस सीरीज में गेंदबाजी में दमखम दिखाने में नाकाम रहे। उनकी गेंदबाजी को विपक्षी बल्लेबाज आसानी से खेल रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद पहली बार 600 से ज्यादा रन के बाद बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव का अंतिम एकादश में लिए जाने का दावा और मजबूत हुआ। चाइनामैन कुलदीप को विकेट लेने वाला गेंदबाज माना जाता है, लेकिन इस सीरीज में पिछले 40 दिन से वह एक नेट गेंदबाज ही बनकर रह गए हैं। अपने डेब्यू टेस्ट में निष्प्रभावी रहे युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को 5वें टेस्ट में आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह फिटनेस हासिल कर चुके आकाशदीप या प्रसिद्ध कृष्णा को लिया जा सकता है। कुलदीप की तरह इस दौरे में सिर्फ यात्री बनकर रह गए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की हाथ की चोट भी अब ठीक हो गई है। उनका भारत के लिए टेस्ट डेब्यू का सपना भी पूरा हो सकता है। हालांकि भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उनके सभी गेंदबाज फिट हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर थकान हावी है।